हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक जिसका एग्जाम में आना लगभग तय मान के चलिए। ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन और पिछले सिलेबस के हिसाब से लंबे आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं। सो आज का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, या इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल। और इसके बारे में हम बात करेंगे बेसिक पॉइंट्स के बारे में। छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप ये एग्जांपल समझ जाएंगे तो आपके लिए ये चीज कुछ भी नहीं रहा होगा। अगर आप अपने उन दिनों को याद कर पाए जहां पे आप अपने 12th को पास करने के बाद जब भी फार्मेसी में एडमिशन ले लिए थे लेकिन ऑफिशियली क्लास अटेंड करना स्टार्ट नहीं किया था, अब जब आप अपने घर को छोड़ करके, क्योंकि आप में से काफी लोग बाहर से पढ़ रहे होंगे, अपने घर को छोड़ करके कॉलेज कहीं और होगा आपका, तो जब कभी भी आपने पहली बार कॉलेज ज्वाइन किया होगा तो आपको वो कंफर्ट जोन तो नहीं मिला होगा स्टार्टिंग में जैसा कि आप अपने 12th की क्लास में फील कर रहे हुए होते अगर वो कंटिन्यू रहा था तो। क्योंकि आप एक अलग जगह से दूसरे जगह पे मूव किए हैं और वहां के जगह के सिचुएशन से, एटमॉस्फेयर से, लोगों से, रहन सहन से, खान पान से, अपने घर के जो एक कंफर्ट जोन था वहां से निकल करके आप एक लगभग कह लीजिए अनजान जगह में जाकर के मूव किए थे। अगर जगह अनजान नहीं भी है तो भी वो आपके लिए एज अ घूमने फिरने की जगह हुआ करती थी, बट आपको वहां पे कम से कम 4 साल अपने लाइफ के इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहा होगा। स्टार्टिंग के दिन में आपको थोड़ा सा असहज महसूस हुआ होगा। जब आपने कॉलेज के क्लास को ज्वाइन करना स्टार्ट किया, धीरे 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 सही आपके दोस्त बनने स्टार्ट हुए। फिर आप उस जो एक अलग कंडीशन थी जहां पे आप कंफर्टेबल नहीं थे वहां से निकल करके थोड़े से एक करके स्लोली कंफर्ट जोन में आने लग गए। अब जब बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में मान के चलता हूं, एक सेमेस्टर को यूं ही निकाल दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर आपका समझने में निकल गया, सेकंड सेमेस्टर से लेकर के आगे के 5-6 सेमेस्टर तक आप लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। उनमें से कुछ नॉर्मल दोस्त बन गए, कुछ कैजुअल दोस्त बन गए, कुछ काफी अच्छे दोस्त बन गए, तो जिनके साथ आपका रहना, खाना, पीना, घूमना फिरना सब कुछ चलने लग गया। तो ये आपके एक बॉन्डिंग हो गई। फिर इसमें भी एक थोड़ा सैचुरेशन आ जाता है कि अब आप बेस्ट फ्रेंड हैं तो बेस्ट से ऊपर और ज्यादा क्या जाएंगे, आप बेस्ट फ्रेंड ही रहेंगे टिल एक पर्टिकुलर टाइम तक। धीरे से जब आपका सेमेस्टर खत्म हो जाता है, आप अपने अपने लोकेशन पे मूव करते हो, अपने अपने आगे फर्दर स्टडी के लिए, कोई अपने घर के लिए मूव करता है, तो फिर आपकी जो दोस्ती है वो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता क्योंकि हर किसी के साथ एप्लीकेबल नहीं है, बट ऐसा होता भी है कि जैसा थी आपकी बॉन्डिंग स्टार्टिंग में आपके मिडिल क्लास ऑफ सेमेस्टर में, वैसा अब नहीं रहेगा। अब धीरे धीरे आपका जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो थोड़ा कम होते जाएंगे। फिर आपकी फैमिली होगी, आपकी शादी होगी, तो आपके उनके बीच में कॉन्टेक्ट काफी कम हो जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकता हूं, जब कभी भी आप इस एज पे आएंगे, सिचुएशन पे आएंगे, तो बड़ी आसानी से इस पॉइंट को समझ सकेंगे। तो ये प्रकार से हमारी लाइफ का ये साइकिल है। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कॉन्स्टेंटली हमारा कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जब हम अपने घर को छोड़ करके आए थे थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा, तो यहां पे कोई ज्यादा बेनिफिट नजर नहीं आया। फिर जब आप इसको यूज्ड टू हो गए तो वो आपका जो ग्राफ है वो बढ़ने लग गया, हैप्पीनेस के बढ़ने लग गया, एक अच्छी चीजों के ऊपर से बढ़ने लग गया। जब आपकी दोस्ती ठीक ठाक थी, जब तक आप सेमेस्टर थे तब तक वो कांस्टेंट रहा, कभी थोड़ा बहुत घट रहा था तो आपने वापस दोस्ती भी बना ली, कभी थोड़ा सा मन मुटाव आ रहा था तो बाद में शॉर्ट आउट भी कर लिया। तो इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए वो कांस्टेंट मैनर पर चलने लग गया। लेकिन जैसे ही आपका सेमेस्टर खत्म हुआ आपकी दोस्ती थोड़ी सी डिक्लाइनिंग फेज में आने लग गई। ये एक जेन्युइन फैक्ट है जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आपके लिए ये एक्सेप्टेबल ना हो अभी की सिचुएशन में, बट एक ना एक दिन आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी। तो जैसे हमारे लाइफ के कर्व में थोड़ा सा एडजस्टमेंट, इंप्रूवमेंट, स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग ऐसी फेस आती रहती है, सेम चीज यहां पे हमारे माइक्रोबायोलॉजी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में आता रहता है। यहां पे हमको बस एक दूसरे के साथ अपने आप को कोरिलेट कर लेना चाहिए। कैसे? सबसे पहला पॉइंट कहता है बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल या बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बेसिकली किस चीजों पे बेस होता है। अगर हम लोग बैक्टीरिया को उनके किसी नेचुरल सोर्स से, जैसे हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट बैक्टीरिया से उठा करके किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, तो वो उसके लिए वही हो गया ना कि आपको आपके घर से 12वीं क्लास उठा करके नए जगह पे भी फार्मेसी मिला दिया जाए। सपोज एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपके घर में कोई नाली की बगल, आपके घर के बगल में कोई नाली रखा हुआ है, इस पे काफी सारे बैक्टीरिया ग्रोथ हुए हैं, आप उस बैक्टीरिया को स्टडी करना चाहते हैं तो आप उस बैक्टीरिया को वहां से निकाल करके इनोकुलेट करके किसी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वहां पे ट्रांसफर तो करेंगे ही ना। तो यही प्रोसेस है, डॉर्मेंट बैक्टीरिया जो एक जगह एक साथ चुपचाप बैठा हुआ है उसको आप इनोकुलेट करते हो। इनोकुलेट माइक्रोबायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो लगभग अब हम हमेशा यूज होगा। तो इनोकुलेट का मतलब होता है उसको ट्रांसफर करके एक दूसरे जगह पे अलाउ करना कि वो उस जगह को एक्सेप्ट करे और उसको ग्रोथ कर सके। सो ट्रांसफर का मतलब इनोकुलेट
इनॉकुलेट एक रफ लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहेंगे तो इनॉकुलेट करने के बाद क्या होता है, किसमें ट्रांसफर करते हैं हम, एक फ्रेश मीडिया। फ्रेश मीडिया मतलब होता है एक ऐसा मीडिया जिसको आपने बनाया हुआ है, ताकि आप वहां से उसको हटा सकें, अपने मीडिया में डाल सकें, मीडिया के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट को, फिजिकल केमिकल फैक्टर को वो बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट करे और आसानी से अपना ग्रोथ कर सके। अगर ये ग्रोथ होता है तो अगर आपको के लिए वो बेनिफिशियल है तो उसको बेनिफिशियल पर्पज से यूज करेंगे, अगर आपके लिए वो हार्मफुल है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट को कैसे खत्म करें, कम करें, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अल्टीमेटली बेनिफिट आपके रेस्पेक्ट में ही हो रहा है। सो यहां पे हम फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर करेंगे। तो अब वो ट्रांसफर होने के बाद अल्टीमेटली फाइनल तक जब इसको आप कल्चर को हार्वेस्ट करोगे, तब से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में क्या क्या अलग अलग साइकिल्स के पैटर्न देखने को मिलेंगे। ग्राफ के रेस्पेक्ट में बात करें तो किस किस तरीके के अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। इन्हीं की स्टडी हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ का भी बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल कहलाता है। इसको हम लोग बेसिकली 3-4 मेन फेज में डिवाइड करते हैं। मेन फेज क्या क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर इसके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। पहला जो फेज होता है वो लैग फेज होता है, दूसरा जो फेज होता है वो होता है आपका लॉग फेज होता है, और तीसरा होता है आपका स्टेशनरी फेज, और सबसे आखिरी चौथा इसको डिक्लाइनिंग फेज भी बोलते हैं। डिक्लाइनिंग और स्टार्टिंग दोनों कंपलसरी फेज होंगे, लाइफ के अप एंड डाउन चलती रहती है। तो इनको समझाने के लिए मैं आने वाले समय में आपके लिए कुछ और अच्छा से एनोटेशन वीडियो डाल करके ले आऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि मैं भी इस टॉपिक को बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास एक सिंपल सा ग्राफ है जो फिलहाल अभी ब्लैंक है, एम्प्टी है। इस ग्राफ को मैं तब प्लॉट करूंगा जब आप इनके थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, फिर ये ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फेज से। पहला जो फेज है इसे हम कहते हैं लैग फेज। लैग फेज मतलब एक ऐसा फेज जिसमें बेसिकली वो एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे ट्रांसफर हुआ होता है, जैसा कि हम ह्यूमन नेचर के साथ होता है। इसमें देखिए टाइम ऑफ एडेप्टेशन, पहले तो इस पॉइंट को समझ लें। टाइम ऑफ एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि आपको उस जगह से निकल करके नए जगह में आने के बाद अब कहानी शुरू होती है, कितना टाइम लगा उसको एडजस्ट करने में। अगर मैं अपनी बात कहूं आपको, तो जब मैं अपने 12th क्लास को छोड़ करके बी फॉर्म में आया तो मुझे कुछ टाइम लगा एडजस्ट करने में, काफी अच्छे से एडजस्ट कर लिया 4 साल। उसके बाद जब मैं एम फॉर्म के लिए कहीं बाहर गया तो फिर मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ा, फिर वहां से किसी और जगह जाना पड़ा। तो शुरू के टाइम हमको लगते हैं एडजस्ट करने में, खास करके आवर इनिशियल कॉलेज लाइफ में, क्योंकि हम लोग पहली बार घर से बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे आप यूज्ड टू होते जाते हैं, आपका जो एडॉप्टेशन का टाइम है वो कम होता जाता है। सो यही है टाइम ऑफ एडॉप्टेशन। इसमें होता क्या है, एक्टिव मैक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस। इसमें एक्टिव मैक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी होती है। इट इज नॉट माइक्रो, इट इज मैक्रोमोलिक्यूल, जो कि उनके ग्रोथ के लिए जरूरी है, जैसा कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। सेल्यूलर एडॉप्टेशन एक टॉपिक हुआ करता था पहले फार्माकोलॉजी में, अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है। आई थिंक वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था काफी सारे सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो वहां पे इन तरह के मैक्रोमोलिकुलर की सिंथेसिस होगी, ताकि वो अब धीरे धीरे यूज टू हो सके उस एटमॉस्फेयर के। इस पॉइंट के कुछ खास बातें और भी हैं। जैसे पहला पॉइंट कहता है Some microorganism may die from shock of transfer। ये एक इंटरेस्टिंग राइफ रिलेटेड एग्जांपल है। अगर हम किसी बैक्टीरिया को, किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पे लेकर के आते हैं, तो कुछ तो उसमें से एडजस्ट कर लेंगे, कुछ तो उसमें से अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, और इसके शॉक में कि मुझे वहां से हटा करके यहां ले आया गया, ऐसा हमको फिलोसॉफिकली सोचना पड़ेगा। फार्माकोलॉजी, मैक्रोबायोलॉजी में अगर फिलोसॉफी जोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और लाइफ लॉन्ग रिमेंबर हो सकता है। तो यहां पे वो दिक्कत होगी कि वो शॉक की वजह से, ट्रांसफर होने की वजह से उसकी डेथ हो जाए, वो अपने आप को अलोन, आइसोलेटेड फील करने लगे, जिसकी वजह से उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगला है नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिमेन स्टेबल। वहां पे जो बैक्टीरिया आप में ट्रांसफर करेंगे, वहां पे बैक्टीरिया स्टेबल रहेगी, उनकी जो नंबर है, जो उनकी जो क्वांटिटी है वो स्टेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि उनमें जब ट्रांसफर आप कर रहे थे, एक्चुअली जब वो आपके किसी नाली में थे या किसी भी जगह में थे, तो वहां पे उनका रिप्रोडक्शन साइकिल चल रहा होगा, कुछ फेज में होंगे स्पेसिफिक, कुछ प्रोग्रेस में होंगे, तो उसको आपने वहां से ट्रांसफर करके नए में दे दिया। तो नए में आने के जस्ट बाद उनका फेज स्टार्ट होगा या नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते, बस एटलीस्ट वो जो स्टार्ट हो चुका था वो तो कंटिन्यू रहेगा। तो उसके ग्रोथ बढ़ेंगे थोड़े से, और नए में एडजस्ट ना कर पाने की वजह से जो उनकी डेथ हो रही थी, डाई हो रही थी, वो रेट है। तो ग्रोथ और डाई दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे हैं, इसीलिए जो आपका स्टेबल होगा अर्ली रिप्रोडक्शन माइनस डेथ, तो ये दोनों मिलाकर के एडजस्ट करेंगे। तो पहले फेज को हम लोग रफ डायग्राम है ये जो आपका ग्राफ, इसमें प्लॉट करते चलते हैं। हर एक फेज का एक एक लाइन खींचते जाता हूं। ये टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, जो आप एक्स एक्सिस में देख रहे हैं आवर्स लिखा होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में है, जो वाई एक्सिस में आप देख रहे हैं वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में है। अब यहाँ पे जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं उसको आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट फेज है एक रफली सीधा सीधा लाइन नहीं प्लॉट हो पाएगी,
ये इनका लैग फेस है, इस पे इनका एडजस्टमेंट चल रहा है। इसके बाद दूसरे फेस की बारी आती है, फिर समझते हैं उस चीज को। दूसरा फेस कहता है लॉग फेस। लॉग फेस जो आपका मैथमेटिकल लॉगरिथम होता है उसी की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फेस। एक्सपोनेंशियल फेस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। एग्जैक्टली वही कहानी हो गई जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे, फाइनली आपने एडजस्ट कर लिया और आपका जो एडजस्टमेंट का टाइम था वो हुआ सेकेंड सेमेस्टर से। तो अब आप सेकंड सेमेस्टर से लेकर थ्रू आउट 5th 6th 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर तक अपनी दोस्ती को और अच्छा कीप ऑन करके रखेंगे। तो यहां पे भी उसी फेज के बारे में है। ये कहता है अडॉप्टेड टू न्यू एनवायरनमेंट ऑफ मीडिया। मीडिया के नए एनवायरनमेंट में इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। आपने बहुत पहले 10वीं या 12वीं में पढ़ा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी अपने आप को फिट रखता है वही सर्वाइव कर सकता है। जो भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है डिफरेंट एडवर्स और अनफेवरेबल कंडीशन में, वही एडजस्ट कर सकता है। लॉकडाउन लगे हुए हैं, आपकी क्लासेस नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्लासेस नहीं हो रही है तो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए। आप में से काफी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसका खुद एग्जाम्पल है कि वो अपना तरीका खुद से डेवलप कर रहे हैं। अगर कॉलेज के पास आप नहीं पहुंच सकते हैं तो एटलीस्ट इस तरह से हम जैसे कॉलेज को तो आप अपने पास बुला सकते हैं एनी टाइम, जब जब चाहें उतनी बार रिवाइंड पॉज करके देख सकते हैं। सो इट्स एडॉप्टेशन, आपने इसको अच्छे से एडॉप्ट कर लिया हुआ है। सो दे विल नाउ सर्वाइव, वो अब आगे रेस में भागने लगेंगे। इसके बाद देखिए जो सेल डिवीजन है वो प्रोसीड होता है लॉग के मैनर में, दैट मींस लॉगरिथमेटिक रेट में, काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। इनका जो ग्रोथ डिवीजन है सेल डिवीजन वो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं इसको बाइनरी फ्यूजन के रूप में। ये पहला बैक्टीरिया है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इनका जब डिवीजन होगा तो ये 2 बना लेंगे। अब इस 2 में से जो पहला है फिर वो 2 बनाएगा, 2 में से फिर जो बनेगा वो फिर 2 बनाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फैलता जाएगा। अगर मैं व्हाइट बोर्ड के एक पॉइंट से यहां से स्टार्ट करूं तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड इस तरीके से भर जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि इसमें ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा हो रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, दैट मींस लैग फेज में। इसके कुछ दूसरे पॉइंट क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल। देखिए यहां पे बेसिकली एक रफ आइडिया में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे वो डबल होते जा रहे हैं विद ईच जनरेशन टाइम। देखिए ईच जनरेशन टाइम का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन टाइम 1 था 2 हुआ, इसके जनरेशन टाइम में 2 का कितना हो गया, ये देखिए 1 2 3 4। तो ये जो जनरेशन टाइम है हर एक टाइम में ये क्या होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। इनकी संख्या काफी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर एट हायर रेट। देखिए रिप्रोडक्शन की बात कर लीजिए आप या तो उनकी ग्रोथ की बात कर लीजिए। अगर आप रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो नंबर उनका यहां पे आप देख रहे हैं। अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं तो दोनों चीजें आ जाती हैं। मोस्टली इन नंबर तो यहां पे हो ही गया, उनके जो एक हेल्थ कंडीशन में है वो भी बढ़ रहा है। तो यहां पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एट इस हायर लेवल, काफी ज्यादा मात्रा में इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, जबकि इनका जो डेथ रेट होगा वो काफी कम होगा। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि एक ग्रोथ फेज काफी ज्यादा बढ़ते जाएगा जबकि इनकी डेथ रेट काफी कम रहेगी। तो इस फेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ होता है। अब इसी फेज को समझते हैं ग्राफ की मदद से। यहां पे तो आपका लैग फेज हो गया, सो फर्स्ट फेज वाज लैग फेज। नाउ अब क्या होगा, इनका जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होने लग गया, काफी अच्छा ऊपर चढ़ने लग गया। तो यहां पे आप देख लीजिए इसको हम लोग लॉग फेज के नाम से जानते हैं। अब बारी आती है अगले फेज की। तो जो अगला फेज है वो क्या कहता है, स्टेशनरी फेज। कुछ चीजें स्टार्ट होती हैं और कुछ चीजें खत्म होती हैं। तो स्टार्ट होने के बाद और खत्म होने से पहले का जो फेज है वो कांस्टेंट होता है। जैसे मान लेते हैं आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया, तो अब उस बेस्ट फ्रेंड में आप एक्सेप्शनल, क्या एक्सेप्शनल मतलब होता है कभी कभी छोड़ दें अगर, तो क्या आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपके लिए जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकता है वो ऑलरेडी कर रहा है, तभी तो आपका बेस्ट फ्रेंड है। अब उससे ज्यादा वो क्या कर पाए, अपने लिमिट से ज्यादा वो क्या कर पाए। सो इट इज गोइंग टू बी सैचुरेट, दैट मींस स्टेशनरी फेज में आने वाला है। अब आपने देखा कि थोड़ा एडजस्ट किए फिर ग्रोथ किए। अब ऐसा होता, अगर जस्ट एग्जांपल अगर ऐसा होता, कल्पना कर सकते हैं हम, तो क्या होता कि ये जो ग्राफ है आपका लॉग फेज का वो व्हाइट बोर्ड को क्रॉस कर गया होता। मतलब एक बार आपने ग्रो कराया तो वो इनफाइनाइट टाइम तक ग्रोथ होते रहता है, ऐसा तो नहीं है ना। अपने ही एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो हम अपने जन्म से कुछ समय तक थोड़ा सा स्लो ग्रो होते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टाइम में अच्छा खासा हाइट हमारी आ जाती है। लेकिन अगर ये हाइट कंटिन्यू रहे तो पता नहीं कितने लंबे पहुंच जाते हैं, बट एक टाइम बाद हमारी जो हाइट है वो तो कांस्टेंट आ ही जाती है ना। तो ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं स्टेशनरी का मतलब हर जगह के जोड़ करके। इस पर देखिए स्टेशनरी फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर इक्वल, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ये एकदम बराबर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक अंदाजे से बोला जा सकता है कि इक्वल है। तो जितना रिप्रोडक्ट हो रहे हैं उतने ही पुराने वाले डेथ होते जा रहे हैं, तो वो कांस्टेंट होता गया। एग्जांपल बहुत सारे हैं, अगर अपनी लाइफ से जोड़ना चाहेंगे तो। एग्जांपल की बात करते हैं, अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है
वहां पे एक टाइम में मैक्सिमम 10 लोगों को अलाउड है, तो यहां पे पूरी लाइन लगी हुई है लोगों की अंदर जाकर देखने की, लेकिन मैक्सिमम कितना अलाउड है 10। इस 10 को आपको कॉन्स्टेंटली स्टेशनरी में बना के रखना है, कभी 9 नहीं जाने देना है, कभी 11 नहीं जाने देना है। तो आप क्या करेंगे, आप 10 लोगों को पहले अंदर जाने देंगे, जब वो अंदर हैं तब तक पीछे वाले नहीं जाएंगे, जब वो 10 निकल जाएंगे, निकल रहे होंगे या निकल चुके होंगे, तब आप दूसरे को भेजेंगे। तो इस तरीके से जो एग्जिट है और जो एंट्री है वो एकदम कांस्टेंट है, इसीलिए जो नेट मूवमेंट है अंदर उस जगह की वो हमेशा 10 ही रहेगी। तो इस तरीके से हमको यहां पे मेंटेन करके रखना है। दूसरा है ड्यूरिंग दिस फेज न्यूट्रिएंट बिकम लो। अब धीरे धीरे इस फेज में मतलब एग्जैक्टली इस फेज पे इसका असर नहीं पड़ेगा, इस फेज में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, वो है कि न्यूट्रिएंट बिकम लो, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट जो है वो कम होते जाएंगे। और ये जो पूरी बात हो रही है वो कांस्टेंट मीडिया की हो रही है, जिसमें हम रेगुलरली न्यूट्रिएंट को नया रिफ्रेश मीडिया को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, एक सीधा सीधा बना हुआ है, सिंपल सा बना हुआ है, उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इसमें न्यूट्रिएंट लो होते जाएंगे, वेस्ट मटेरियल जो है एक्यूमुलेट होते जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मतलब क्या होता है, जब कभी भी बैक्टीरिया अपने लिए इन फूड को जिसको आपने मीडिया के साथ दिया हुआ है वो तो यूज करेंगे, उसको यूज करके ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो रिलीज करेंगे वो, तो वो ग्रोथ मटेरियल धीरे धीरे इस मीडिया में आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन और वाटर की जो सप्लाई है वो भी थोड़ी सी कम होती चलेगी। तो इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से ये होगा कि अब इसके बाद जो फेज आएगा उसमें इस वेस्ट मटेरियल की संख्या ज्यादा, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन और वाटर की संख्या कम हो जाएगी, तो वो आने वाले फेज के लिए प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेगा। और ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं वो बेसिकली कांस्टेंट मीडिया के लिए है, जिसमें आप कंटिन्यूअसली सप्लाई नहीं कर रहे हो। एक बार मीडिया में न्यूट्रिएंट ट्रांसफर कर दिया तो वो एंड तक चलेगा, बस उसके बाद आप उसमें बीच बीच में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नहीं डालोगे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। फिर देखते हैं आखिरी फेज, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। तो पहले वाले में एडजस्ट किया, दूसरे वाले में बहुत अच्छा ग्रोथ किया, तीसरे वाले में फिर से अब ये उस अपने ग्रोथ पे कांस्टेंट रह गया। अब आखिरी में क्या होता है ये भी देख लीजिए, डिक्लाइनिंग फेज। आखिर कब तक कोई चीज कंटिन्यू चलेगी, एक न एक दिन उसका तो टाइम आना ही आना है। आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, आप कितने भी बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, एक दिन तो अपना टाइम आना है और अपने को जाना है। यही प्रिंसिपल यहां भी काम करेगा। देखिए डिक्लाइनिंग फेज में क्या करता है, बैक्टीरिया नंबर्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग, उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रिप्रोडक्शन जो है इनका कम होते जाता है, क्योंकि अब इनके लिए प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रहा है। ग्रोथ क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट कम मिल रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो जा रहा है। इसके कारण से दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, डेथ बढ़ती जा रही है। देखिए रेशियो देखिए, इस वाले से इस वाले में डिफरेंट है, उस पर आपका जो रिप्रोडक्शन है वो कम होते जा रहा है, वेयर सेम साइड उनका जो डेथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से नंबर ऑफ सेल डाइंग स्टार्ट, और इसकी वजह से जो आगे आने वाले फेज होंगे उसमें उसकी जो संख्या धीरे धीरे कम होती चलेगी। तो ये एक मेन पॉइंट था डिक्लाइनिंग फेज का। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे अगर वो और कांस्टेंट जाएगा तो जाते रहे। तो यहां पे लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइनिंग फेज, ये हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ साइकिल बन गए। अभी इसको देख करके कितना आसान है आपके लिए समझना और समझाना। तो आप या तो थ्योरी को समझ चुके हैं तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप ग्राफ को समझ चुके हैं तो थ्योरी को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई टू प्रिफर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। आपके बचपन की जैसे एग्जाम्स नहीं है कि आपको बचपन में बोला जाए कि एक आंख का स्ट्रक्चर बनाइए, कान का स्ट्रक्चर बनाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाइए। ऑल्दो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, फिर भी आपको ये अंडरस्टूड होने चाहिए कि जहां पे आवश्यकता है वहां पे डायग्राम, ग्राफ, फ्लो चार्ट, टेबल, व्हाटएवर इट इज, एक्स्ट्रा थिंग जो है, ऑर्नामेंटल थिंग्स हैं, इनको बनाया जाए। भले वो पूछा है नहीं पूछा है, आपको ये चीज बनानी चाहिए। जिससे ये क्या इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले चेक करने वाले को कि इस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि अगर 99% बच्चे लोगों ने सिर्फ थ्योरी भर दिया है, जस्ट कुछ भी लिख के थ्योरी भर दिया है, और 1% बच्चे ने अगर थ्योरी के साथ, ऐसा नहीं कह रहा कि थ्योरी नहीं लिखना, थ्योरी के साथ उन्होंने डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल, कुछ और अच्छी इंपॉर्टेंट नोट टीप करके लिखी हुई है, तो वो अपने आप में अलग हो जाता है। तो उससे एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके लिए। एक सजेशन है, फॉलो करना सॉरी या नहीं करना ये आपके ऊपर है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट नोट, ये जो ग्रोथ कर्व है, ये जो ग्रोथ साइकिल है, इसे हम एग्जैक्टली विजुअलाइज कैसे कर पाएंगे, इसको हम देख समझ कैसे पाएंगे, तो इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखिए डिजीज इन बॉडी एंड देयर एंटीबायोटिक्स इन आवर बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को मैं समझाता हूं। अगर हमको कोई डिजीज होता है, कोई इंफेक्शन होता है, तो आपने देखा है कोविड-19 केस में कम से कम 14 डेज का आइसोलेशन पीरियड रहता है। क्यों, आज अगर किसी व्यक्ति के साथ कॉन्टेक्ट हुआ इन्फेक्शन, तो आज ही क्यों नहीं इन्फेक्शन हो गया, उसको 14 दिन क्यों लगते हैं इन्फेक्शन को दिखने में। ये वो पर्टिकुलर टाइम है जिसमें वो आपके लिए
डाइजेस्ट हो रहा है, फिर आपके सिम्टम धीरे धीरे दिखने लगेंगे और एक काफी तेज बढ़ जाएगा, तो वो फेज है। फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा जब आप उसको एंटीबायोटिक देंगे। इसी की बात नहीं कर रहा, किसी भी डिजीज में आप जोड़ लीजिए, जब आप उसको आप एंटीबायोटिक्स देंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मैक्रोऑर्गेनिज्म, तो उसकी बॉडी से वो जो मैक्रोऑर्गेनिज्म है वो डेथ होने शुरू हो जाएगी और आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाएगी। तो ये ग्रोथ कर्व में आप इस चीज को देख सकते हैं और आप हेल्दी हो जाएंगे। सो ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें हमने बात किया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व या बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी के एग्जाम में भले आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें थ्योरी नहीं पूछे, लेकिन हाँ इस ग्राफ को लेकर के कुछ एमसीक्यूज जरूर पूछे जा सकते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपका आज का होमवर्क भी यही है, राइट डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इन डिटेल। यहां पे आप इनमें से कोई भी वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, आप अपने मन से इसको लिखेंगे। डायग्राम तो यही होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकते, इसलिए आप थ्योरी को चेंज करिए, आपके ये जो डायग्राम है वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। आ रही बात रेफरेंस की, तो मैं बेसिकली 3-4 बुक को फॉलो करता हूं और उससे ज्यादा आजकल मैक्रोबायोलॉजी में लिटरेचर सर्वे पे ज्यादा फोकस करता हूं। ये बुक कौन कौन से हैं? एनके जैन आप प्रीफर कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रीफर कर सकते हैं पेलजार की, वो अच्छी है लेकिन थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज आपको थोड़ी दिक्कत करेगी। इसके बाद आप यूज कर सकते हैं आपका अनंत नारायण, वो एक अच्छी बुक है। इनके अलावा भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो एक इम्यूनोलॉजी की भी बुक आती है, हालांकि बहुत कुछ नहीं मिलेगा, वो आपकी लाइब्रेरी में शायद ना हो, तो उसको भी प्रीफर कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक अच्छे साइट के जर्नल को भी प्रीफर कर सकते हैं। सो अगेन अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द लास्ट फिर से कह रहा हूं। थैंक यू।